हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनटीएससी चैनल टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की क्लास की तैयारी करवा रहे हैं, एनटीएस के पेपर की। और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पेपर और मैथ के पेपर की प्रिपरेशन। और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जिसका नाम है वेन आरेख विश्लेषण एवं आरेख निरूपण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वेन डायग्राम एनालिसिस एंड डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले पता करना है हमें वेन आलेख होता क्या है। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम क्या होता है, अंग्रेजी में वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। समुच्चय जो होता है इसको अंग्रेजी में सेट कहते हैं, इंग्लिश में सेट नाम बोलते हैं। 11th क्लास में वैसे आता है मेनली ये, लेकिन 10th क्लास के बच्चे को पता लग जाता है सेट के बारे में। सेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेट होता है कोई भी चीज़ का कलेक्शन। एक कलेक्शन वाले एक साथ इकट्ठी कर देना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास के बच्चों के नाम लिखने हैं, तो वो एक सेट बन जाएगा आपकी क्लास का। ठीक है, तो सेट किसी भी चीज़ का, नंबर्स का हो सकता है, संख्याओं का मतलब अल्फ़ाबेट्स का, ABCD का हो सकता है, नेम का हो सकता है, किसी भी चीज़ के नाम का हो सकता है, तो उसको हम सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है तो उसको हम ए से दिखाते हैं। ए जैसे सेट है, मान लीजिए मैं नाम रख रहा हूँ XYZ, किसी के नाम है। X मतलब कोई भी नाम हो सकता है, किसी का नाम, आराम, श्याम, मोहन, कुछ भी। और ऐसे ही एक और सेट, मान लीजिए एक और सेट है जिसमें हमारे पास कुछ और नाम भी है, मान लीजिए A, B और C। ठीक है, जरूरी नहीं 3 ही हो, यहाँ पे 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से सेट बनते हैं। ठीक है, तो सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं हिंदी में इसको, सेट। ठीक है, तो इसमें आप एलिमेंट लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। मतलब कहने का फाइनाइट और इनफाइनाइट। समझिए कैसे, जिनको हम गिनती गिन सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 है टोटल, 1 2 3 है, तो ये इसमें ये होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, ठीक है ना। और ये होता है 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट सेट है, यानी कि अनंत का सेट कह सकते हैं। ये सीमित कह सकते हैं, फाइनाइट को सीमित कह सकते हैं। सीमित समुच्चय और एक असीमित समुच्चय। तो सीमित समुच्चय और असीमित समुच्चय में फ़र्क क्या है, देखिए मान लीजिए मैं एक प्राकृत संख्याएं लिख रहा हूं, जिसको आप अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा आखिर तक, तो ये ख़त्म नहीं होता कभी भी ये समुच्चय। तो इस समुच्चय का जो नाम है वो उसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट, यानी कि असीमित समुच्चय, क्योंकि इसकी गिनती हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। लेकिन ये प्राकृत संख्याएँ हैं जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनकी हम गिनती गिनते हैं, जिनसे वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये हमारा होता है, पहले बात समझनी है समुच्चय क्या होता है। अब समझ में आ गया होगा समुच्चय क्या है, मेन यही समझना था बस समुच्चय के बारे में कि समुच्चय होता क्या है। अब बात आती है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वेन आरेख क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको समुच्चय के बारे में बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। तो आप समझिए, सबसे पहले यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन आया था, यूलर। इसको हिंदी में यूलर कहेंगे और अंग्रेजी में EULER कहेंगे, यूलर। यूलर ने क्या किया कि जो अपना समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, इनका ग्राफ बनाना शुरू किया। ठीक है, ग्राफ का मतलब समझ सकते हैं ज्यामिति से, ज्योमेट्री से। ठीक है, मतलब ज्यामिति बनानी शुरू की, सेट की, यानी कि इसको हम ज्योमेट्री से सोल्व करना शुरू किया उसने। ठीक है, उसने एक कंसेप्ट दिया कि सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ज्यामिति से भी हल कर सकते हैं समुच्चय के सवालों को। ठीक है, तो ये किसने दिया, ये दिया है यूलर ने। ध्यान रखिएगा, यूलर ने दिया। तो ये शुरुआत कर दी। शुरू करने के बाद वो एक और मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था वेन। ठीक है, वेन, इसी के नाम से बना है वेन। वेन ने क्या किया, उसको और आगे तक लेके गया, मतलब इसने शुरुआत की। ठीक है, इसने तो की है शुरुआत, यूलर ने तो शुरुआत की थी उसकी कि भाई इससे हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करवा दी थी उसने, लेकिन उसको अच्छे से जो है सोल्व करना सिखाया वेन ने। वेन नाम था मैथमेटिशियन का। तो इसने उसको अच्छे से शुरुआत की। उसने क्या किया, ज्यामिति द्वारा, यानी कि ज्योमेट्री के द्वारा समुच्चयों को हल करना, समुच्चयों को हल करना।
ठीक है। इसने अच्छे से उस पर काम किया और अच्छे से इसको फाइनल मतलब मंजिल तक पहुंचाया इस टॉपिक को, जिसकी शुरुआत यूलर ने की थी, उसको मंजिल तक पहुंचाया वेन ने। तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। डायग्राम का मतलब आप जानते हैं, डायग्राम का मतलब कोई भी डायग्राम बन जाता है, कोई भी आकृति बन जाती है, उसको डायग्राम कहते हैं। और वेन का मतलब क्या है, मैथमेटिशियन का नाम है, इसलिए इसका नाम है वेन। ठीक है, तो ये है आपका वेन डायग्राम का मतलब। अब बात आती है टॉपिक क्या है, देखिए वेन आरेख, दो चीज़ बता चुका हूँ, वेन क्या होता है और आरेख क्या होता है। आरेख मतलब डायग्राम होता है, कोई भी आकृति बन जाएगी वो आलेख है। ठीक है, वेन ने बनाया था इसलिए वेन आरेख है। विश्लेषण का मतलब होता है उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस करना मतलब उसको समझना, उसके बारे में जानना कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है उसमें, कि जो हमें आकृतियाँ दी जाएगी, जैसे हमें सेट मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको कहा था सेट के लिए, समुच्चय के लिए बताया था, आपकी कक्षा जो वो भी एक सेट है। ठीक है ना, इस तरह से जो कोई भी एक जैसे शिक्षक वर्ग है ये भी एक सेट है, टीचर्स जो हैं वो भी एक सेट है। ठीक है, इस तरह से बच्चे हैं वो भी एक सेट है, स्टूडेंट्स है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स है या किसी सोसाइटी के स्टूडेंट्स है, किसी मोहल्ले के स्टूडेंट्स है, वो भी एक सेट ही है। ठीक है ना, तो वो नाम रख दीजिएगा कि इस मोहल्ले के स्टूडेंट्स, इस गांव के स्टूडेंट्स, तो वो भी एक सेट बन जाता है। तो सेट इस तरह से बन जाता है, किसी भी चीज़ का सेट बन सकता है। तो बात करनी है हमें इस चीज़ की, तो सबसे पहले आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद आता है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। डायग्रामेटिक मतलब डायग्राम देख के इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना मतलब उसके बारे में निष्कर्ष निकालना कि क्या कहना चाह रहा है, रिजल्ट क्या निकलता है। पहले उसको ग्राफ को पढ़ना और उसका निष्कर्ष निकालना, इसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम एनालिसिस एंड डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। तो शुरू करते हैं इसको करना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मैंने समुच्चय एक वर्ड यूज़ किया था, सेट, जिसको आप सेट कहते हैं, सेट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी है मैंने। सेट के लिए हम एक सर्कल यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, सर्कल यूज़ करते हैं, वृत्त यूज़ करते हैं, समझ लीजिए वृत्त यूज़ किया जाता है सेट को दिखाने के लिए। मान लीजिए सेट आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का सेट है, तो यहाँ पे आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम लिख दिए जाएंगे, ABCD, कहीं पर भी लिख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, EFGHIJKL जो भी, तो यहाँ पे बीच में कहीं पर भी, मतलब जो भी उसके जो एलिमेंट है ना, जो उसके सदस्य है उस सेट के, उस क्लास कक्षा के जो स्टूडेंट कह सकते हो या उस सेट के एलिमेंट कह सकते हो, तो वो इसके अंदर ही रखने हैं। और इसके हम लिए हम एक नाम रख देते हैं इसका, जिसको हम A कह सकते हैं, ये सेट A है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए सेक्शन A है आपका, सेक्शन A की बात कर रहा हूँ, इसमें अलग बच्चे हैं, और ये सेक्शन B अलग से बना दिया मैंने, एक अलग से एक वृत्त बना दिया जिसमें अलग तरह के बच्चे हैं, मतलब कहने का इसमें बच्चे हैं सेक्शन B वाले, और सेक्शन B के बच्चे तो अलग ही मिलेंगे। तो इसमें मान लीजिए कुछ भी नाम हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, सीता, गीता वगैरह जो भी है। तो ये एक दूसरा सेट हो गया है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सेट को दिखाने का लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी संप्रदाय को, किसी जाति को, किसी वर्ग को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर शेप, यानी कि वृत्त की आकृति यूज़ की जाती है जनरली। कई बार जैसे मान लीजिए बहुत सारी वर्ग बन जाते हैं, बहुत सारे वर्ग है, जैसे शिक्षक वर्ग हो गया, वकील वर्ग हो गया, इंजीनियर वर्ग हो गया, तो कई बार हम इसकी जगह वृत्त भी, वर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है वो भी हम इस सेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इंजीनियर के लिए मान लीजिए ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कहने का कोई आकृति यूज़ की जाती है किसी एक वर्ग के लिए। जैसे मान लीजिए शिक्षक वर्ग के लिए ये वाली आकृति कह दिया, और ये आकृति जो है ये मान लीजिए डॉक्टर के लिए कह दिया, डॉक्टर ये है। ठीक है, डॉक्टरों के लिए इन्होंने ये यूज़ किया है भी, डॉक्टर इतने हैं। ठीक है, और इसमें जो ये आकृति यूज़ की है, इंजीनियर की आकृति यूज़ की है। ठीक है, इंजीनियर। तो ये इस तरह से आप कोई भी आकृतियाँ यूज़ की जा सकती है। मेंशन करेगा वो, अगर ज़्यादा आकृतियाँ तो मेंशन कर देगा कि ये आकृति इस चीज़ के लिए बनी है। ठीक है, तो इनको हमें समझना है कैसे हमें। मैंने आपको दिखाई है, इन्हीं का नाम है वेन आरेख, वेन डायग्राम, इन्हीं को बोलते हैं। जो आरेख बनाया था मैंने आपके सामने, डायग्राम बनाए थे, इन्हीं आरेखों का नाम ही वेन डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। तो वेन आरेख जो होता है वो 3 टाइप का होता है मेनली। क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई ऐसे ही हमें सवाल दिए गए हैं जिसमें हमारे पास दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों अलग अलग वर्ग हैं। जैसे एक शिक्षक वर्ग हो गया और एक डॉक्टर वर्ग हो गया, एक शिक्षक वर्ग है और एक डॉक्टर वर्ग है। तो शिक्षक और डॉक्टर तो अलग अलग बातें हैं, शिक्षक अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ से आप इन दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। इनको दूर दूर रखना है, मतलब गैप बना के रखना है इन दोनों के बीच में, सेट के बीच में। ठीक है, दूसरी जो टाइप बनती है वो आती है, जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये वृत्त, दोनों को जोड़ा गया है। जोड़ा गया है, समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। देखिए दोनों अलग अलग थे तो अलग अलग दूर दूर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जोड़ा गया, मतलब कुछ ना कुछ साझा है इनके बीच में, कॉमन है। कॉमन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है महिलाएं,
ठीक है, यहाँ पे है महिलाएं, ये सेट जो है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है वृत्त, ये महिलाओं के लिए लिखा है मान लीजिए, और ये लिखा है डॉक्टर के लिए। किसके लिए? डॉक्टर के लिए मान लीजिए। तो ये महिलाओं के लिए मैंने ये वाला वृत्त यूज़ किया है और जो डॉक्टर के लिए ये वाला वृत्त यूज़ किया है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आप इन दोनों को ये अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर जो होती है वो लेडीज़ भी तो हो सकती हैं, है ना। डॉक्टर ये नहीं कह सकते आप कि भाई डॉक्टर, लेडीज़ और डॉक्टर बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। देखिए इनकी तो मैं कह सकता हूँ कि आप ही कह सकते हैं कि टीचर और जो डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो डॉक्टर होंगी, समझ गए होंगे। तो इसलिए इनमें कुछ ना कुछ साझा होगा, कॉमन होगा, और इस कॉमन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दोनों को अटैच करके, दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके। अब तीसरे तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो टाइप बनता है इसके वेन आरेख के लिए, वो बनता है आपका इस तरह का, इस तरह की आकृति, यानी कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त मिलेगा। ठीक है, तीन तरह की मैं फिर से बता देता हूँ। एक ऐसा होता है, दो अलग अलग होते हैं। दूसरा ऐसा होता है जिसमें कुछ कॉमन होता है। कई बार छोटे बड़े भी हो सकते हैं वृत्त, जैसे एक छोटा सा एक बड़े वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यही है कुछ ना कुछ साझा है या नहीं है, बस बात खत्म। कुछ साझा है, ध्यान रखिएगा, कुछ पोर्शन साझा है। इसमें देखिए कुछ पोर्शन साझा है, इसमें भी कुछ पोर्शन ही साझा है। लेकिन इसमें देखें तो ये छोटे वाला तो इसमें अंदर ही आ गया, छोटा जो वृत्त है वो इसके अंदर ही आ चुका है, समा चुका है। जैसे उदाहरण देता हूँ, बड़े वाला जो वृत्त है वो है पुरुष के लिए और ये है शिक्षक के लिए। समझ गए होंगे। शिक्षक जो होता है वो भी मेल होता है, मतलब पुरुष ही होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो पुरुष हैं वो शिक्षक हो। तो इसलिए शिक्षक जो है वो पुरुष जाति में से एक हिस्सा होता है, पुरुष जाति का। तो यानी कि कहने का मतलब ये पूरी तरह से इसके अंदर शामिल है, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे जो शिक्षक नहीं होंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ तो जरूरी नहीं सारे पुरुष ही शिक्षक होते हैं, हर नहीं होता है। तो कुछ अपनी दुकानें, कुछ अपना बिजनेस भी हो सकता है, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ शॉपकीपर हो सकते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा एरियाज में फील्ड में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षक जो है, शिक्षक वर्ग जो है वो पुरुष जाति के अंदर ही समाहित होता है, यानी कि पुरुष वर्ग के अंदर ही शामिल है। तो इस तरह से हम देखें तो तीन टाइप की आपकी वेन आरेख बन सकते हैं, ये आपको समझना है। फिर से बता देता हूं, जब कुछ भी साझा ना हो तो ये आकृति होती है, तो मतलब कुछ भी साझा नहीं होता। मतलब इसका ये निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष जैसे हम निरूपण करते हैं तो इसमें निकलता है कुछ भी साझा नहीं है, कुछ भी साझा नहीं है। ठीक है, यानी कि कॉमन नोट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें दोनों के बीच में। यहां पे आते हैं, क्या इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ हिस्सा साझा है, कुछ हिस्सा साझा है, यानी कि समथिंग कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है उन दोनों के बीच में। तीसरा जो है वो निष्कर्ष निकलता है कि जो छोटे वाला सेट है वो बड़े के अंदर है, यानी कि सारा ही छोटा कह सकते हैं, छोटा जो भी है वर्ग बड़े वर्ग में समाहित है, बड़े वर्ग में समाहित है। समाहित है का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि उसके अंदर समाया हो, उसके अंदर ही शामिल है। तो छोटा वर्ग बड़े वर्ग में शामिल है, यानी कि सारा ही कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, स्क्रीन पे आपके आ चुका है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख दिए गए तीन वर्ग पति, पत्नी और परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है? यानी कि इनमें से जो चार आकृति आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है, जो तीन आकृतियाँ ऐसी हैं कि जो तीन, देखिए आकृति तीनों में वृत्त का ही काम हुआ है, चाहे वो तीनों आपस में, जैसे मैंने आपको तीन टाइप सिखाई थी वैसे ही है, या तो ठीक है दो सिखाया था वैसे ही, तीन का ही सेम केस होता है, सेम एज इट इज है उन्हीं जैसा ही। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपके चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही आंसर है। तो देख सकते हैं, सामने है आपके, देखिए तीन यहाँ पे वर्ग दिए गए थे, पति, पत्नी और परिवार। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे था कि ये अलग वर्ग है, ये अलग वर्ग और ये अलग वर्ग है, कुछ कुछ साझा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ गए होंगे, क्योंकि परिवार जो होता है उसका एक हिस्सा होता है पति पत्नी, बच्चे भी होते हैं परिवार में, देखा होगा तो नॉर्मली होता ही है। तो परिवार में देखिए ये पति और इसको पत्नी और इसको परिवार कह दें तो ये तो अलग बिल्कुल नहीं जायज़ है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार का ही हिस्सा होते हैं, तो परिवार के अंदर समाहित होने चाहिए, पति और पत्नी परिवार के अंदर ही
होने चाहिए समाहित। थर्ड प्रकार का, जो तीसरे प्रकार का मैंने सिखाया था अभी पिछले टॉपिक पे, वहाँ पे उस टाइप का बनना चाहिए। तो फर्स्ट तो नहीं है। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये पूरा मान लीजिए जैसे इनमें बड़ी आप देखें तो बड़ा समुदाय कौन सा होगा, परिवार, पति पत्नी और परिवार। परिवार सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो परिवार मान लीजिए बड़े को परिवार की मान लो संज्ञा देता हूँ बड़े वाले वृत्त को, तो इसका मतलब इसका हिस्सा एक हो गया, चलो मान लीजिए ये भी ठीक है पति है, लेकिन पति में से कुछ पति पत्नियाँ भी हैं, इसका मतलब ये निकलता है, यानी कि जो पत्नी है वो पति में शामिल है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता इसको मैं पत्नी कहना पड़ेगा, या पत्नी इसको कह रहे हैं बड़े को तो पति इसको कहना पड़ेगा। तो ये भी कुछ जायज़ सी बात नहीं बनती, कॉमन सेंस की बात नहीं बनती, ठीक है। तो क्योंकि पति अलग चीज़ है, पत्नी अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में कुछ भी इसके अंदर समाहित नहीं हो सकता। मैंने तीसरा टाइप में सिखा दिया था कि तीसरा जो वर्ग वो होता है जो आपको देखा होगा तीसरे टाइप में कि जो एक दूसरे में समाहित होता है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाइए थर्ड पे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट मैं मान सकता हूँ क्योंकि सी पॉइंट में देखिए बड़े वाला जो वर्ग है वो, जो बड़े वाला जो आपको वृत्त नज़र आ रहा है वो आपको परिवार कह सकते हैं, सबसे बड़ा है। और ये जो आपके पास सर्कल दिख रहा है पहला वृत्त, इसको मैं पति वाला सेट कह सकता हूँ और ये पत्नी का सेट कह सकता हूँ, ठीक है। ये पत्नी के लिए, पति के लिए और ये परिवार के लिए। तो ये बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इसमें बच्चे होंगे वो इधर उधर कहीं होंगे, लेकिन परिवार के अंदर शामिल है पति और पत्नी। ये समझ सकते हैं परिवार में ही होता है पति पत्नी, तो उसके अंदर होते हैं तो परिवार के, तो इसलिए अंदर की तरफ ये दोनों होने चाहिए। ये नहीं आएगा क्योंकि ये समझ लीजिए, समझ गए होंगे, पत्नी और उसके अंदर पति नहीं हो सकता क्योंकि पति जो है वो मेल होता है, पत्नी फीमेल होती है, तो मेल और फीमेल में साझा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका बनता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए स्क्रीन पर आपकी नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख सूर्य, तारा, सौरमंडल के बीच में संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सूर्य, तारा और सौरमंडल, ये तीन यहाँ पे तीन वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पे सन, स्टार और सोलर सिस्टम इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने। अब देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं आपकी, जो अभी दिखाई थी मैंने, तो वो देखिए कैसे हैं। तो अब आपको पता है कि सन और ये स्टार, देखिए सूरज जो है, सन जो है वो भी एक तारा है, ठीक है। सूरज भी एक तारा होता है, पता होगा सभी को। और सोलर सिस्टम जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे पति पत्नी और परिवार वाला सिस्टम जैसे हमने सीखा था, परिवार सबसे बड़ी चीज़ थी, तो सबसे बड़ा जो सेट होगा वो आपका सोलर सिस्टम बनेगा इनमें से। तो सबसे बड़ी चीज़ है सोलर सिस्टम। सबसे छोटी चीज़ क्या हुई, सन। अब आप कहोगे सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखें सौरमंडल को देखते हुए सन बहुत छोटा है, ठीक है। सौरमंडल का एक हिस्सा है वो है, और उससे जो सन होता है वो एक किस फैमिली का हिस्सा है, स्टार फैमिली का हिस्सा है। सूरज भी एक तारा होता है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। ये आपको बचपन से वैसे आपको साइंस वगैरह में मिला भी होगा, कहीं जगह लिखा हुआ सन इज ऑल्सो ए स्टार। तो सन भी एक स्टार ही होता है, थोड़ा बड़े लेवल का स्टार होता है, बट स्टार होता ही स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो सोलर सिस्टम के अंदर समाहित होना चाहिए दोनों। तो सोलर सिस्टम के अंदर दोनों आने चाहिए, इनके एक बड़े के अंदर दो अंदर आने चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है क्या, है ही यही। क्यों, देखिए एक बार इस पर चलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं ये इसका कुछ हिस्सा कॉमन है, पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में कुछ हिस्सा कॉमन है, मतलब अगर ये सूर्य है, ये सूरज है, ये स्टार है और ये सौरमंडल है, तो कुछ जो है हिस्सा जो सूरज का तारा होता है, कुछ हिस्सा ये होता है, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं बनती बात। अब इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये कह रहा है कि ये दो तो एक जैसे और एक अलग है, तो ऐसा नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है। तो परिवार का हिस्सा है तो ये तो अलग अलग तो हो नहीं सकते दो, बिल्कुल ठीक है। अब आती है बात बी पे। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही है। कैसे सही है, देखिए जो सबसे बड़ा है वो है सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा होता है सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा वृत्त जो है वो सोलर सिस्टम है। और वृत्त के अंदर का जो हिस्सा है सारा, वो सारा देखिए क्या क्या है। तो उसके अंदर हम ले सकते हैं यहाँ पे स्टार, जो ये सेकंड नंबर पे जो वृत्त है, बीच वाला वृत्त, ये हमने इस पूरे वृत्त का नाम रख दिया हमने स्टार्स। ये स्टार्स है क्योंकि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं आपके स्टार्स। और स्टार्स के अंदर एक कुछ हिस्सा होता है सन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम का पार्ट स्टार है, स्टार का एक पार्ट सन है, यानी कि सन जो है वो एक स्टार होता है, यानी कि स्टार का एक हिस्सा होता है, और स्टार जो होता है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा होता है। तो इस तरह से हमने हिस्से वाला पार्ट कर लिया है, जो लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख महिलाओं, डॉक्टर और माँ के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, सबसे पहले महिलाएं, डॉक्टर और माँ, तीन यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, तीन वर्ग बनाए गए हैं। देखिए कैसे, पहला वर्ग अगर हम लेके चलें तो आपको मैं बता चुका, महिलाओं का जो हिस्सा होती है वो एक डॉक्टर होते हैं, महिलाओं का हिस्सा है। इनके महिलाओं में से कुछ महिलाएं डॉक्टर बन जाती हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं जो है जिनकी शादी हो जाती है वो फिर उनका परिवार बन जाता है, तो यहाँ पे फिर माँ की रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये जो है तीनों, ये कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों में कुछ भी कॉमन, क्योंकि महिलाएं तो सारी हो सकती है ना इनमें से सारी, यानी कि ये भी डॉक्टर भी महिलाएं हो सकती हैं, माँ भी महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट तो नहीं आएगा। अब बात आती है महिलाओं के लिए ये, डॉक्टर के लिए ये, माँ के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये महिलाओं के लिए, कोई भी आप समझने के लिए अपनी समझ से काम करें कि ये आप चाहे माँ के लिए, डॉक्टर के लिए, महिलाओं के लिए लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी समझ है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए इस पे। अब इसमें हम समझें तो ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए ज़रा, ये जो बड़े वाला वृत्त है इसका नाम मैं महिलाओं के लिए इस वृत्त को यूज़ करता हूँ, ये महिलाएं हैं यहाँ पर, और बीच में ये कुछ महिलाएं क्या है, माँ है, जो मतलब परिवार में हिस्सा हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो इनके लिए ये कैटेगरी आ जाएगी। जो बाहर बच गई वो छोटे बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं छोटी, उनके लिए महिलाओं में वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से आ गया है। अब डॉक्टर की बात आती है, तो तीसरा जो वृत्त बनता है ये डॉक्टर के लिए ही बनेगा ऑब्वियसली। अब देखिए क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्या कि कुछ जो है डॉक्टर जो है वो महिलाएं भी हैं और माँ भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी होंगी जो मैरिड है डॉक्टर, और कुछ ऐसी भी होंगी डॉक्टर्स जो अनमैरिड हैं। अब कहोगे ये क्या बचा फिर इस साइड, देखिए ये हिस्सा जो है आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा वो है जो महिलाएं भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है वो है जो माँ भी हैं और डॉक्टर भी हैं। अब ये बचा है, आप कहोगे ये वाला हिस्सा क्या कहें फिर, ये वाला हिस्सा आप समझिए ज़रा, ये महिलाएं डॉक्टर, इतनी डॉक्टर महिलाएं हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पुरुष डॉक्टर, ठीक है ना। ये पुरुष डॉक्टर हैं, जिनके जेंट्स जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। तो फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे महिलाएं हैं, चलो ठीक है, मान लिया कुछ डॉक्टर हैं कुछ माँ है, तो ये पोर्शन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, आप देखिए ज़रा ध्यान से ही। महिलाओं के लिए आप अगर बड़ा ले के चल रहे हैं, बड़ा वर्ग, तो ये कुछ डॉक्टर और फिर ये डॉक्टर, और फिर देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डॉक्टर यूज़ करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो समुदाय है वो महिलाओं का बनता है इसमें, तो सबसे बड़ा वृत्त जो है वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। फिर ये डॉक्टर के लिए है मान लीजिए, और ये माँ के लिए है, तो इसका मतलब ये निकलता है ना, सारे डॉक्टर महिलाएं हैं। इसका मतलब तो ये निकला कि डॉक्टर जो है वो महिलाओं का ही एक समुदाय में से है, तो डॉक्टर तो सारी तो महिलाएं नहीं होती, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन अपना सही बनता है, वो है अपना ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख लेखक, अध्यापक और पुरुष के बीच में संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। तो लेखक, अध्यापक और पुरुष, ये तीन दिए गए हैं, तो उसमें हम चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं लेखक, अध्यापक और पुरुष, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यानी कि राइटर, टीचर एंड जेंट्स, यानी कि आप कह सकते हैं मेल, है ना। तो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, देखिए कैसे है। पहला जो ऑप्शन आता है, पहला जो बना हुआ है वो हमारा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, तो सबसे बड़ा बनेगा इसमें जाति क्या है, पुरुष। पुरुष वर्ग जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि पुरुषों में से ही कुछ लेखक मिलेंगे और पुरुषों में से ही कुछ अध्यापक भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ मिलेंगे। ध्यान रखें, सारे नहीं होते, तो सारे ही लेखक नहीं होते पुरुष, और सारे ही अध्यापक भी नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा कि ये हिस्सा है। तो सबसे बड़ा जो होगा वो पुरुष होगा, कि पुरुष के अंदर ही समाहित होने चाहिए लेखक और अध्यापक दोनों ही। तो यानी कि देखिए ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, समाहित होनी चाहिए, उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग दिखा रहा है तीनों को, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, जायज़ नहीं है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया जाए अगर मान लीजिए, और इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो अब इस चीज़ में गड़बड़ हो जाती है कि ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, दोनों ऑप्शन ही है हमारे सामने। तो ये देखिए पुरुष मैं कह चुका हूँ, सबसे बड़ा जो वर्ग है इसमें पुरुष को ही कहा जाएगा, तो इसमें भी पुरुष को ही कह रहे हैं, चलिए ठीक है। अब आता है ये लेखक के लिए है मान लीजिए, और ये अध्यापक के लिए है, ये लेखक के लिए है और ये अध्यापक के लिए है। देखिए इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, कि कुछ जो लेखक है और जो अध्यापक हैं, पुरुष का तो हिस्सा है, ठीक है, मान लिया पुरुष वर्ग में तो है, मान लिया, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि लेखक और अध्यापक अलग अलग हों? हो सकता है कुछ टीचर्स जो है वो लेखक भी होते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं,
ठीक है ना, बुक्स भी लिख देते हैं तो लेखक भी होते हैं, कुछ ना कुछ साझा जरूर होता है। टीचर जो होता है लिखने का काम जरूर करते हैं, कि मोस्टली टीचर बुक्स वगैरह लिखते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं लेखक और अध्यापक में कुछ ना कुछ साझा जरूर होना चाहिए। तो लेखक और अध्यापक में कुछ साझा जरूर होगा, तो इसमें कुछ साझा नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट। फटाफट से देखिए नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के बीच के संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या डॉक्टर, वकील और इंजीनियर में से कोई बड़ी चीज़ है जो सब में समाहित हो। जैसे पिछले में किया था पुरुष था, महिलाएं थी जैसे उसमें, ठीक है ना, पिछले में महिलाएं थी। तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ साझा हो, मतलब कुछ ऐसा जो सब किसी बड़ा वर्ग हो, कोई ऐसी बड़ी कम्युनिटी हो, बड़ी जाति हो इनमें सबसे, तो इसमें से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, क्योंकि तीनों ही प्रोफेशन है। ठीक है, तीनों ही प्रोफेशन है, तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो आप समझ गए होंगे, तो ये वाला केस नहीं बनता, क्योंकि ये इसमें समाहित नहीं है कि भाई सारे वकील, ये वकील के लिए अगर मैं लेता हूँ तो कुछ डॉक्टर हो गए वकील, कुछ इंजीनियर हो गए वकील, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बातें हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनता। इस तरह से आप हर एक के लिए सोच सकते हैं दिमाग में। ये देखें तो इसमें कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इंजीनियर वकील हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अलग अलग लाइन है तीनों। तीसरा आता है कि क्या, कि जो इसको पूरे के अंदर समाहित है, समाहित होने वाला बिल्कुल भी नहीं बनता। शुरू में बता चुका हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्ग इनमें से तीनों में से बड़ा हो। तीनों बड़ा कुछ नहीं है, तीनों बराबर हैं। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पेशा है, प्रोफेशन है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, तीनों अलग अलग है, तो इनके बीच कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। तो उत्तर बनता है तीनों अलग अलग वर्ग। तो आज का आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, वृत्त जो दिखाया गया है यहाँ पे आकृति में नीचे देख सकते हैं, लंबे व्यक्तियों के लिए वृत्त का यूज़ किया है, वृत्त का, और त्रिभुज जो है सैनिकों के लिए यूज़ किया गया है, और जो वर्ग है वो सशक्त व्यक्तियों के लिए यूज़ किया। सशक्त समझते हैं ना, जो शक्ति मतलब कहने का, जो हाथ पैर सही सलामत है जिनके, कहने का मतलब, ठीक है, तो को निरूपित किया गया है। तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई आकृति में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। तो आकृति दी गई है, इसको देख के आपको बताना है सशक्त सैनिकों के लिए कौन सी संख्या यहाँ पे निरूपित की गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त। वृत्त जो है लंबे व्यक्तियों के लिए है, लंबे व्यक्तियों के लिए वृत्त यूज़ किया गया है। अब देखिए वृत्त कहाँ है, ये लंबे व्यक्ति है, तो ये वृत्त में के अंदर, वृत्त में मतलब वृत्त के अंदर लंबे व्यक्ति है, 1 3 4 5 का यूज़ हुआ इसमें। ठीक है, अब बात करें त्रिभुज। त्रिभुज जो है वो सैनिकों के लिए लिया गया है, तो त्रिभुज सैनिकों के लिए है, तो इसमें 2 6 4 5 है। ठीक है, ये वृत्त जो है ये त्रिभुज है, सैनिकों के लिए ट्रायंगल है। और वर्ग जो है, यानी कि जो आप देख सकते हैं वर्ग, ये सशक्त व्यक्तियों के लिए है। सशक्त व्यक्तियों के लिए 3 4 6 और 7, 3 4 6 7 में जो हिस्सा शामिल है, ये पूरा देखिए, ये पूरे इसके नाम है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ तक का जो एरिया है ये 7 के नाम है, और ये जो यहाँ तक का एरिया है वो 6 के नाम है। इस तरह से ये 2 के नाम है। इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसको हम पूरे एरिया को ही 2 3 4 5 जो भी है कहा गया है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है सशक्त सैनिकों के लिए कौन सा नंबर निरूपित कर रहा है इनको। तो देखिए सशक्त देखिए कौन से वर्ग है, सशक्त और सैनिक, दोनों चीज़ मिलाइए तो एक वर्ग और त्रिभुज दोनों का साझा। समझे, साझा का मैंने सिखा दिया था, कुछ जो कॉमन साझा होता है, समझ गए होंगे ना, त्रिभुज और वर्ग का साझा। तो ऐसा देखिए त्रिभुज और वृत्त, ओनली वर्ग का साझा। ध्यान रखिए वृत्त का नहीं होना चाहिए, वर्ग का, क्योंकि अगर वृत्त ले लिया तो लंबे व्यक्ति भी शामिल हो जाएंगे इसमें, वृत्त का हिस्सा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें। तो वृत्त ना आए और त्रिभुज और वर्ग दोनों आ जाए, तो आप ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है आपको, ये हिस्सा देखिए, आराम से देख सकते हैं। तो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा हिस्सा है जो त्रिभुज का भी हिस्सा है और वर्ग का भी हिस्सा है, लेकिन वृत्त का नहीं है, यानी कि लंबे व्यक्ति शामिल नहीं किए हमने इसमें। तो आंसर आ चुका है। कितना संख्या ये क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखी हुई थी, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, आपने देख लिया होगा पहले, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ था। तो ये 6 जो है ये है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी 6 लिखा होगा ऑप्शन ABCD में, वही है इसका आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।